नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपके सामने फिर से हार्ट फेलियर की टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हार्ट फेलियर सिस्टोलिक मीन्स हार्ट का जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है या राइट वेंट्रिकल है वो सफिशिएंट मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो जो शरीर को ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलना चाहिए वो हार्ट के हिसाब से शरीर को मिलता नहीं है। तो उसके हिसाब से शरीर में ब्रेथलेसनेस, वेनस कंजेशन हो सकता है, बहुत हार्ट का पंपिंग कम हो गया हो, जैसे 35% से नीचे कम चला गया हो, या दूसरा फटीग हो सकता है, डिजीनेस, पाल्पिटेशन, एरिथमिया, सडन कार्डियक डेथ वगैरह सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में हो सकता है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हार्ट अटैक के बाद हार्ट वीक हो जाता है, तब भी होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में भी देखा गया है, इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी में देखा गया है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में देखा गया है, अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी में देखा गया है, न्यूट्रिशनल कार्डियोमायोपैथी में देखा गया है। तो बहुत से कारण हैं, जीनेटिक कारण भी हो सकते हैं। और दूसरा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, जिसमें हार्ट की दीवार थिक हो जाती है, तो हार्ट सफिशिएंट फिलअप नहीं होता है। तो सफिशिएंट फिलअप नहीं होता है तो सफिशिएंट ब्लड फेंकता नहीं है। तो उसके हिसाब से जो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट तो मेंटेन रहता है, लेकिन वेनस कंजेशन ज़्यादा होता है, सिस्टेमिक वेनस कंजेशन। तो ये दो टाइप के हार्ट फेलियर होते हैं। उसमें अभी बहुत सारी नई दवाइयाँ, SGLT2 इनहिबिटर्स, डेपाग्लिफाजोल, एम्पाग्लिफाजोन, फिर सेक्यूबाइटल वर्साल्टान, जो वाइमाडा के नाम से या अरमाडा या सिडमस के नाम से पहचानी जाती है, या अभी नई नई सस्ती कंपनियां भी मार्केट में आई है, जैसे सेक्यूराइज करके। तो ये दवाई आफ्टर लोड को एकदम कम करती है, तो हार्ट पे दबाव कम आता है, तो हार्ट नियमित रूप सुचारू रूप से चलता है। दूसरा बीटा ब्लॉकर, एंटी एरिथमेटिक, एंटी प्लेटलेट्स, और कभी कभी सीवियर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है, तो एंटीकोएगुलेंट भी लेना पड़ता है। कभी कभी क्लोट ना हो इसके लिए, अथवा लेफ्ट वेंट्रिकल में क्लोट हो, एंटीकोएगुलेंट लेना पड़ता है। हार्ट फेलियर के बहुत से कारण मैंने बताए। इसमें पॉल्यूशन भी एक कारण है, COPD भी एक कारण है, अपना फेफड़े का डिसीज़ पॉल्यूशन के हिसाब से, या ब्रोंकियल अस्थमा के हिसाब से वो भी एक कारण हो सकता है। हाइपरटेंशन भी एक कारण हो सकता है, स्मोकिंग, गुटखा, अल्कोहल, ये तो कारण है ही। तो हार्ट फेलियर के बहुत से कारण हैं। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में आप कोई भी इन्वेसिव प्रोसेस कराओ, चाहे स्टेंटिंग या बाईपास, तो आपका रिवास्कुलराइजेशन जो प्रोसेस है उसका रिज़ल्ट इतना सक्सेसफुल नहीं आता है कि फिर से हार्ट में रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन, पल्मोनरी इडिमा के हिसाब से वगैरह देखा गया है। तो इकोनॉमिक बर्डन भी सोसाइटी पे पड़ता है कि रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन से पेशेंट्स को इकोनॉमिक बर्डन भी पड़ता है। तो US FDA द्वारा अप्रूव्ड 2002 में एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट के जो कार्डियक इफेक्ट्स पे और पेरिफेरल इफेक्ट दो काम करती है। बाईपास सर्जरी में जैसे IABP काम करता है इन्वेसिवली, ऐसे ही ये नॉन इन्वेसिवली IABP की तरह काम करती है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये वेनस रिटर्न बढ़ाती है, जो IABP में नहीं बढ़ता है, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट के मन में सवाल आता है कि भाई वेनस रिटर्न बढ़ेगा और हार्ट का पंपिंग 35% के नीचे है, तो वॉल्यूम ओवरलोड, प्री लोड बढ़ेगा, तो वेनस कंजेशन होगा, पल्मोनरी इडीमा होगा। लेकिन ECP में जो ट्रेन डॉक्टर से ECP लेते हैं, वो लोग वेनस रिटर्न को कई मात्रा में
नियंत्रित करके डिफ्लेशन इन्फ्लेशन से और प्रेशराइज सिस्टम से वेनस रिटर्न को रिस्ट्रिक्ट करके डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन मीन्स एओर्टा के रूट से कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो जाए। और मेन इसका इफ़ेक्ट है आफ्टर लोड रिडक्शन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब आफ्टर लोड रिडक्शन होता है, वो ईईसीपी का बेनिफिशियल इफेक्ट है। तो कार्डियक इफेक्ट में क्या होता है? तो ईईसीपी कार्डियक इफेक्ट्स में एक तो शियर स्ट्रेस से पैर में से प्रेशर आता है तो एंडोथेलियल फंक्शन इम्प्रूव होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड सिक्रेशन होता है और ख़राब केमिकल एंडोथेलिन जैसे वाजो कंस्ट्रिक्टर केमिकल सबसाइड हो जाते हैं। तो ईईसीपी वाजो डायलेटिंग इफेक्ट करती है। दूसरा, शियर स्ट्रेस के हिसाब से वास्कुलर ग्रोथ एंडोथेलियल फैक्टर, वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर, हिपेटोसाइड रिच फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव रिच फैक्टर वगैरह सिक्रेट होते हैं। तो एंजियोजेनेसिस और आर्टेरियोजेनेसिस से पूरा हार्ट कोलेटरलाइजेशन हो जाता है और नेचुरल कोलेटरलाइजेशन से बाईपास सर्जरी से भी ज़्यादा रिवास्कुलराइजेशन मीन्स हार्ट को ब्लड ज़्यादा मिलता है। तो ईईसीपी बेटर देन बाईपास, वो तो सही बात है, क्योंकि ईईसीपी पूरा हार्ट का को रिवास्कुलराइज करती है, जब बाईपास सर्जरी या स्टेंट एकाध सेगमेंट को रिवास्कुलराइज करते हैं। तो जो ईईसीपी की इफ़ेक्ट है पर्टिकुलरली हार्ट फेलियर में, वो ड्यू टू ऑगमेंटेशन ऑफ डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन एंड सिस्टोलिक अनलोडिंग के हिसाब से, और दूसरा नई नई रक्तवाहिनियाँ बनने से जो एंजियोजेनेसिस आर्टेरियोजेनेसिस होता है और नेचुरल बाईपास होती है, इसके हिसाब से ईईसीपी में पंपिंग बढ़ता है और हार्ट एकदम मजबूत हो जाता है, एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाता है, और एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ने से एंजाइना है, डिस्पनिया है वगैरह सबसाइड हो जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो बहुत आशीर्वाद रूप है, क्योंकि डायबिटीज़ में इंसुलिन बंद हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होता है, दवाइयाँ कम हो जाती है, हार्ट में भी दवाइयाँ कम हो जाती है। और किडनी पेशेंट्स के लिए भी ये आशीर्वाद रूप है, क्योंकि ग्लोमेरुलर परफ्यूजन प्रेशर बढ़ाता है, रीनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बढ़ाता है, तो क्रिएटिनिन लेवल डाउन आता है और यूरिया लेवल डाउन आता है। और तो बेसिकली ईईसीपी पूरे हार्ट को सेकंड हार्ट की तरह पैसिव एक्सरसाइज देती है और ब्लड सर्कुलेशन को एकदम से बढ़ाती है और वाजो डायलेशन करती है। तो मेन इफ़ेक्ट हार्ट फेलियर में जो मैंने बताई, ऐसे ईईसीपी प्रोटोकॉल से दिया जाए तो हार्ट का पंपिंग बढ़ाती है, डायस्टोलिक पंपिंग पहले बढ़ता है, फिर इम्प्रूव होता है, फिर सिस्टोलिक फंक्शन इम्प्रूव होता है। लेकिन कोलेटरलाइजेशन इतनी नई नई रक्तवाहिनियाँ खुल जाती है और डॉर्मेंट वेसल्स जो होती है बचपन से लेके जो जवानी तक या बुढ़ापे तक जो वेसल्स ब्लॉक हुई है छोटी छोटी, वो सब खुल जाती है और नई रक्तवाहिनियाँ बनती है, जैसे एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के हिसाब से या वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर वगैरह के हिसाब से, और प्रोजेनाइटर सेल्स के जो स्टेम सेल के हिसाब से काम करते हैं, उससे नई नई रक्तवाहिनियाँ बनती हैं और हार्ट का जो इंट्रिंसिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी मायोकार्डियम की होती है वो बढ़ जाती है। और दूसरा ब्यूटी ईईसीपी का ये है कि आफ्टर 15 मिनट्स एक सिक्रीशन एएनपी का होता है, हार्मोन का, जो वॉल्यूम डिप्लेशन करता है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी कम करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। और दूसरा पीसीडब्ल्यूपी आफ्टर 30 to 45 मिनट्स डिक्रीज़ होना चालू हो जाता है और इसके हिसाब से जो वेनस कंजेशन इफ़ेक्ट है और वॉल्यूम ओवरलोड की इफ़ेक्ट है वो नलीफाई हो जाती है। तो ईईसीपी ट्रेन डॉक्टर से लेना पड़े। हेफाजार्ड
ECP ट्रीटमेंट लेने से कई बार नुकसान हो सकता है, पर्टिकुलरली हार्ट फेलियर पेशेंट्स को। बाकी ECP एंजाइना में तो प्रोटोकॉल अलग होते हैं, हार्ट फेलियर में प्रोटोकॉल अलग होते हैं, तो हर एक के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ECP को बाईपास और एंजियोप्लास्टी से पहले प्राधान्य देना ज़रूरी है, क्योंकि और कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि ये US FDA, यूरोपियन FDA और वर्ल्ड FDA ने उसको पास किया है। दूसरी बात, आपको डाइट में बहुत परहेज़ी रखनी है कि भाई आपको रो फूड थोड़ा ज़्यादा खाना है, रोज़ एक फ्रूट खाना है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, मीठी चीज़ें मीन्स शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें नहीं खानी है, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेज प्रोडक्ट्स बंद करनी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में वेजिटेरियन रूट में जो आता है, जैसे फ्लैक्स सीड है, वॉलनट्स है, आलमंड्स है, वो आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं विदाउट सॉल्ट। और जो लोग नॉन वेज है वो हफ्ते में एक आध बार रोस्टेड फिश ले सकते हैं। लेकिन डाइट में हाई फाइबर, पैलेटेबल, ग्रीन, वेजिटेरियन, अल्कलाइन डाइट खाना है। और डेली वॉकिंग की हैबिट रखनी है, जैसे स्टेयरकेस चढ़ उतर किया अथवा फ्लैट सरफेस पे चढ़े, अपनी एक्सरसाइज टॉलरेंस के हिसाब से वॉक करना है भूखा पेट। और डेली 10 मिनट प्राणायाम करना है। डीप ब्रेथ लिया, उसको रोका और फिर उसको मुंह से निकाला। 4 गिनते गिनते सांस लिया, 7 गिनते गिनते सांस को रोका, 8 गिनते गिनते सांस को मुंह से निकाला। ऐसे 5 बार सुबह, 5 बार शाम को करना है। और 10 मिनट प्राणायाम को, अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट एब्डोमिनल डीप ब्रीथिंग को देना है। और दूसरा, आपको व्यसन से बिल्कुल मुक्त रहना है और दवाइयाँ नियमित लेनी है। और जितना आप नेचुरल फॉर्म में फूड खाओगे उतना आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा तो हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़ इम्प्रूव होते जाएंगे और हार्ट भी मजबूत होता जाएगा। तो मेन इफ़ेक्ट डाइट, मेडिसिन और उससे पहले ECP ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपका हार्ट, आपको सर्जरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका हार्ट रेज्यूनेट हो जाएगा। आपका हार्ट फिर से आपको बोलेगा थैंक यू, नमस्कार।